नाम का गांव था। उसी गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा बांस का जंगल था। एक दिन राकेश नाम का आदमी जब अपने ड्यूटी करके आ रहा होता है तो उसे आने में अंधेरा हो जाता है, तो वो जल्दी घर पहुंचने की सोचकर उसी जंगल से आता है, क्योंकि जंगल वाले रास्ते से उसका घर पास में ही पड़ता था। तभी वो जब आ रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो जब डरते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसे किसी की घुंघरू बजने की बड़ी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाज है घुंघरू बजने की? राकेश बहुत घबरा जाता है। तभी कोई उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो बहुत डर जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कहते हुए उसे मार देती है। इसी प्रकार उसी गांव का रामू नाम का एक लड़का होता है जो बहुत मेहनत करता था और अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक होटल में काम करता था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे बेटा, पहले कुछ खा तो ले, तब काम पर जाइयो। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करो, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। फिर रामू खाना खा के निकल जाता है। उस दिन उसे भी घर तक आने में देर हो जाती है। ओफो, आज तो होटल में बहुत देर हो गई। क्यों ना आज मैं जंगल के रास्ते से चल लूं, वो रास्ता छोटा पड़ेगा और मैं थोड़ा जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो वो भी उसी जंगल से चल पड़ता है। तभी उसे कुछ दूर चलने पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वो उसे देखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर औरत नृत्य करती हुई दिखाई देती है और उसके पास ही दो आदमी ढोल तबला बजाते दिखाई देते हैं और वहाँ पर आनंदमय माहौल होता है। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ पर तो खूब रौनक जमी हुई है। क्यों ना थोड़ी देर रुक कर देख लूं। अरे वाह, कितनी सुंदर नर्तिका है ये, और इसका नृत्य भी कितना सुंदर है। रामू मदहोश होकर उसे देखने लगता है। फिर वो अपने घर के लिए चल देता है। वाह, आज तो मजा आ गया उसका नाच देख के, पर रात काफी हो गई है आज तो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट होती है। अरे ये कैसी आहट है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। रामू डर जाता है और एक पल रुककर पीछे पलट के देखता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है उसके नाच का हैंगओवर नहीं गया अभी तक मेरे सर से। फिर जैसे ही रामू थोड़ा आगे बढ़ता है तभी फिर से उसके पीछे एक साया के भागने का एहसास होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो एक खूंखार चुड़ैल होती है। अरे बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल! रामू जोरों से भागना शुरू कर देता है और वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। बहुत शौक है ना नाच देखने का? ओह, तुझे नाच नचाऊं आज। आमी जे तो मार, आमी जे तो मार। और देखते ही देखते वो उसे मार खाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। उसी रास्ते पे एक नौजवान गुजर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। राजू पीछे मुड़ के देखता है और रुक जाता है। जी आप कौन, और आपको मुझसे क्या काम है जो मेरे कंधे पर पीछे से ऐसे हाथ रखा? जी, मुझे अपने घर जाना है। चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, चलो। फिर वे दोनों एक साथ घर के लिए चल देते हैं और रास्ते भर बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहिनी। ऐसे ही वो घर पहुंच जाते हैं और रात भर वहीं दोनों बातें करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना और देर रात तक बात करना अच्छा। इसी तरह ही वो लड़का
रोज अपने काम पर जाता और रोजाना की तरह जानबूझकर लेट आने लगा। वो लड़की रोज की तरह उसके कंधे पर हाथ रखती, उससे बात करती और रोज उसके साथ उसके घर जाती और देर रात ऐसे ही दोनों बातें करते। इस तरह राजू इसी तरह उस लड़की के वश में हो जाता और रोजाना वही कहानी दोहराता है। बेटा, आजकल तुझे क्या हो गया है? तू हर रोज काम से देर रात लेट आता है और खाना पीना भी अच्छे से नहीं खाता। कहीं तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? या तेरी तबीयत तो खराब नहीं है ना? क्या माँ, कुछ भी बोलती हो तुम। बुढ़ापे में सठिया गई हो लगता है। अब जाओ और मुझे आराम करने दो। राजू की माँ को राजू का व्यवहार बहुत खराब लगता है, पर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन ही उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ कहती है कि आज तुम काम पर मत जाओ, घर रहकर ही आराम करो, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। राजू की माँ को कुछ शक होता है। राजू की माँ एक वैद्य के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है और वो औषधि लेके आ जाती है। राजू, ये औषधि ले, खा ले। ठीक है। वो औषधि खा के सो जाता है। उसी रात के 12 बज रहे होते हैं। तभी रामू के घर का दरवाजा बहुत तेजी से अपने आप खुलता है। फिर जब राजू देखता है तो वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम वहाँ पर आए ही नहीं, तो मुझे ही यहाँ आना पड़ा। राजू को ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे उसके साथ बात करना अच्छा लगता था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बात करते करते राजू का हाथ उस लड़की की कमर से छू गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके साड़ी के पल्लू के नीचे कोई सिर्फ हड्डियां ही हो और कुछ ना हो। राजू को कुछ अलग लगा। अच्छा, अब तुम एक काम करो, अब तुम जाओ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल फिर तुम्हें वहीं उस जगह पर मिलूंगा। ठीक है। मन में गुस्सा करते हुए लड़की चली जाती है। तभी राजू सुबह ये सब बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो बेटा, क्या कहना है? राजू अपनी माँ को सब सच सच बता देता है कि उसके साथ बीते कुछ दिनों में क्या क्या हुआ। बेटा, तू मुझे ये सब अब बता रहा है? मुझे माफ कर दो माँ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, परंतु अब हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। फिर राजू की माँ एक मंदिर में जाती है और वहाँ के पुजारी बाबा को ये सब बात बताती है, जो हुआ था, और उपाय पूछती है। चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। तभी वो बाबा उसे एक तावीज देते हैं और उस लड़की के गले में पहनाने को बोलते हैं। उसकी माँ वो तावीज लेके आती है और राजू को दे देती है और उसे बता देती है कि आज जब वो लड़की आए तो उसके सो जाने पर ये तावीज उस लड़की के गले में डाल देना। ठीक है माँ, यही सही मौका है इसे ताबीज पहनाने का। फिर जब रात को मोहिनी घर आती है तो वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। फिर राजू मोहिनी के सोने का इंतजाम करता है और जैसे ही वो सो जाती है, राजू वो ताबीज उसके गले में डाल देता है। ताबीज के गले में डालने पर वो लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मूर्ख, ये तूने क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तू नहीं बचेगा मेरे से। परंतु थोड़ी ही देर में ताबीज की शक्तियाँ शुरू हो जाती हैं। चुड़ैल का सारा शरीर जलने लगता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। नहीं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल भस्म हो जाती है और उसकी हड्डियां पड़ी रह जाती हैं। राजू उनको हवन कुंड में डालकर जला देता है।
रवि एक मध्यम परिवार से था। वो बहुत ही समझदार और संस्कारी था। रवि ने अभी 11वीं में प्रवेश लिया। वो शहर जाकर बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था, पर आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी न होने के कारण उसे वहीं अपने पास के ही स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। वो अपनी माँ की सिखाई बातों को ध्यान में रखकर खूब पढ़ाई करता। एक दिन की बात है। माँ, ओ माँ, खाना बना कि नहीं? मुझे आज स्कूल में जल्दी पहुँचना है। क्यों, आज क्या है स्कूल में? वो आज लाइब्रेरी के फॉर्म जमा करने हैं। अच्छा ठीक है, ले जल्दी खा, मैं तब तक तेरा टिफिन तैयार कर देती हूँ। अच्छा माँ, सुनो। हाँ बोल, क्या बात है? स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे चाहिए थे। पैसे तो बेटा जो तेरे पापा ने दिए वो घर के काम में खर्च हो गए हैं। रुक जरा, मैं देखती हूँ, अगर होंगे तो। अच्छा रहने दो, मैं कल दे दूंगा। ठीक है, मैं कल तक कुछ इंतजाम कर दूंगी, तू चिंता मत कर। रवि बिना फीस लिए ही स्कूल के लिए निकल जाता है। वो स्कूल जाते जाते यही सोचता रहता है कि माँ फीस कहाँ से लाएगी। रवि खुद ही पैसों का इंतजाम करना तय करता है। तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त मिलते हैं। अरे रवि, आज जल्दी पहुँच गए? हाँ, वो लाइब्रेरी के फॉर्म जमा करने हैं ना, और फीस भी। सुना है लाइब्रेरी कोई बच्चा नहीं जाता। क्यों? अरे मेरे बड़े भाई ने कहा था एक बार मुझसे कि वो लाइब्रेरी भूतिया है। वहाँ एक बच्ची की आत्मा भटकती रहती है जो वहाँ कभी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। वहाँ कोई नहीं जाता। कैसी बातें कर रहा है? ऐसा होता तो स्कूल वाले लाइब्रेरी खुली क्यों रखते? वो मुझे नहीं पता, पर लोग कहते तो यही है। अच्छा छोड़ ये सब, तू फीस लाया? हाँ, मुझे याद था। मैं तो भूल गई, आज फीस लानी है। मैं भी नहीं लाया, तुम्हें तो याद था, फिर क्यों नहीं लाए? वो बस ऐसे ही। चलो, स्कूल की घंटी बजने वाली है, देर हो जाएगी। हाँ चलो। सभी बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं। उनके शिक्षक शिवचरण सिंह सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर रवि पर पड़ती है। वो देखते हैं कि रवि कुछ उदास सा लग रहा है। क्लास खत्म होने के बाद शिवचरण सिंह रवि से बात करते हैं। क्या हुआ रवि बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, बस घर की समस्याओं को लेकर परेशान हूँ। कैसी समस्याएं बेटा? गुरुजी, वो बात ये है कि स्कूल में फीस देनी है, नई किताबें लेनी है, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ। बेटा, जीवन में समस्याएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते जाओ। जी गुरुजी। तुम बहुत काबिल बच्चे हो, कभी भी हारना मत और अपनी शिक्षा पर अपनी परिस्थितियों को भारी मत पड़ने देना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फीस मैं जमा कर दूंगा, और तुम्हें जो किताबें चाहिए मुझसे कह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रवि और रिया पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं। उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आता। यहाँ कोई बच्चा क्यों नहीं है? अभी सबकी क्लास खत्म नहीं हुई शायद। रिया, कहीं तुम अंकित की बातों पर तो यकीन नहीं करती? मैं क्यों करूँगी उसकी बातों पर यकीन? नहीं, मैंने सोचा तुम उसकी बातों में तो नहीं आ गई। कि तभी अचानक रवि के सिर पर एक किताब गिरती है। मेरा सर! अरे तुम ठीक तो हो? ये कैसी किताब है? ये क्या लिखा है इस पे? भूतिया लाइब्रेरी। खोलकर देखें? हाँ, पर स्कूल की लाइब्रेरी में ऐसी किताब कहाँ से आई होगी? अरे बाद में सोचना, पहले पढ़ तो सही उसके अंदर क्या। रवि जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोलता है तो उसमें किसी मिनी नाम की लड़की की कहानी लिखी होती है। अचानक रवि के हाथ से किताब छूट जाती है और किताब से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। रवि और रिया दोनों बहुत डर जाते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम मिनी है। बचाओ, बचाओ। चिल्ला मत वरना दोनों मारे जाओगे। हमें छोड़ दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। कौन हो तुम? हमारी लाइब्रेरी में क्यों आई हो? ये कभी मेरी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी,
मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर क्या हुआ, मुझे मार दिया गया। किसने मारा तुम्हें? स्कूल में कुछ लड़के थे जो मुझे रोज परेशान किया करते थे। वो अमीर परिवार से थे, उनके माँ बाप से स्कूल के टीचर्स भी डरते थे, इसीलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। मेरे माँ बाप किसी और स्कूल में मुझे नहीं पढ़ा सकते थे, तो मैंने एक दिन तंग आकर लाइब्रेरी में आत्महत्या कर ली। तो बाकी लोगों को क्यों परेशान करती हो? मैं बस उन सब शिक्षकों को सबक सिखाना चाहती थी जो अपनी आंखों के सामने गलत होता देखते रहे। और उन बच्चों का क्या जिन्होंने तुम्हें परेशान किया? वो बच्चे इस स्कूल से जा चुके हैं। गलती हमारे समाज की है जो अमीर और गरीब में भेदभाव करता है। अमीरों के बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। पर वो है कौन जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ, मैं शिवचरण गुरुजी से बात करूंगा, वो बहुत अच्छे हैं। अगले दिन रिया और रवि दोनों मिनी को लेकर शिवचरण के पास चले जाते हैं। गुरुजी मिनी का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और रवि से बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। रवि गुरुजी को लाइब्रेरी की सारी सच्चाई बताता है। गुरुजी, मिनी को न्याय दिलाने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। रवि, हम सोच तो रहे हैं, पर ये आसान नहीं होगा। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी काम आसान नहीं होता गुरुजी। मैंने आपसे ही तो सीखा है कि मुश्किलों से हार कर अपना काम रोकना गलत है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये कर सकते हैं। रवि और रिया गुरुजी के साथ मिलकर उन बदमाश लड़कों को सजा दिलवाने के लिए योजना बनाते हैं और साथ ही दोषी शिक्षकों के खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं। बहुत दिनों बाद सारे सबूत इकट्ठा करके वो लाइब्रेरी में मिलते हैं। रवि, अब हम मिनी को न्याय दिलाएंगे। गुरुजी, ये आपके पैसे थे जो आपने मेरी फीस दी थी ना? बेटा, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं गुरुजी, बुरा मत मानिए, पर ये मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तुमने कहाँ से कमाए बेटा? गुरुजी, वो मैं दिन भर स्कूल का काम करता था और रात को चित्र बनाया करता हूँ। उन्हें बेचकर मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं। वाह बेटा, मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलो, अब समय आ गया है मिनी को न्याय दिलाने का। तीनों सारे सबूतों को लेकर पुलिस के पास चले जाते हैं और उन बदमाश लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। मिनी भी वहीं मौजूद होती है, पर वो केवल रिया और रवि को देखती थी। सभी मिलकर खुशी खुशी लाइब्रेरी जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं मिनी, बल्कि मैं तुमसे अपने स्कूल के शिक्षकों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मैं कभी किसी के साथ नहीं होने दूंगा। हमने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं। नहीं नहीं, आपने मुझे न्याय दिलाया है, मैं हमेशा तुम सबकी आभारी रहूंगी। अच्छा रिया, गुरुजी, रवि, अब मेरे जाने का समय हो गया है। देखते ही देखते चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सभी लाइब्रेरी की सफाई करने लगते हैं।